किसी एक कुलिये के तहत वो टाइम पीरियड हो सकता है, वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ जैसे मैंने कहा ऑर्स हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंगली इसकी एलोकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कंप्यूटिंग प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स। मीन्स टू से कि हम प्री डिटरमिन करते हैं कि हमें जो ओवरहेड टोटल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो पर यूनिट क्या हो सकती है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये देखिएगा, बिकॉज assigning manufacturing overhead to a specific job involve some difficulties, और इस difficulties की जो reasons हैं, for example manufacturing overhead is an indirect cost, obviously this means that it is either impossible or difficult to trace these costs to a particular product और जॉब। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। नंबर सेकंड रीज़न क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम द ग्रीस यूज इन द मशीन टू द एनुअल सैलरी ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये वो सारी एक ब्रैकेट है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बट ताल्लुक इनका मैन्युफैक्चरिंग के साथ है। नंबर थ्री, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टेंड टू रिमेन relatively constant from one period to the next, even though the number of units produced can fluctuate widely। तो एक सर्टेन पीरियड और दूसरे सर्टेन पीरियड की जो कॉस्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो सेम है, लेकिन पॉसिबल है कि एक पीरियड में आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कुछ और प्रोड्यूस किए और एक में आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कुछ और प्रोड्यूस किए। सो इसमें फिर हम लोग प्री डिटरमिन कैसे करते हैं, बड़ी सादी सी बात है। हम प्री डिटरमिन ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं बाय एस्टिमेटिंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, और उसको डिवाइड कर देते हैं तो एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस के ऊपर। अब यहाँ पर सादी बात है कि एलोकेशन बेस से क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मशीन है, वो चली है 10 घंटे और उसने उसकी 10 घंटे की जो डेप्रिसिएशन बनती है, लेट्स सपोज़ वो 1,000 रुपये बनती है। अब उस 10 घंटे में अगर 6 घंटे जॉब ए के लिए मशीन चली है और 4 घंटे जॉब बी के लिए मशीन चली है, तो हम इस 1,000 रुपये में से जो 600 रुपया है फैक्ट्री ओवरहेड का, वो जॉब ए को साइन कर देंगे, जो 400 रुपया है वो जॉब बी को साइन कर देंगे। सो दिस इज़ एलोकेशन बेस। नंबर ऑफ़ आवर्स, अगर इनडायरेक्ट लेबर लगी है, नंबर ऑफ़ आवर्स एक मशीन चली है, तो ये जिसको हम लोग अपनी एक एलोकेशन बेस करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है उसको अगर इस नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ या नंबर ऑफ़ लेबर के साथ डिवाइड कर दें, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ओवरहेड रेट पर आवर क्या है, पर पर्सन क्या है, या पर यूनिट क्या है, वट एवर द एलोकेशन बेस वी हैव सेलेक्टेड, ठीक है। सो इसका वही वाला फार्मूला है, आप इसको देख लीजिएगा, नथिंग डिफरेंट। सो हाउ यू विल अप्लाई द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब इज कॉल्ड ओवरहेड एप्लीकेशन, एंड दिस इज क्वाइट सिंपल। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, वो जो आपने अभी कैलकुलेट किया है पिछले फार्मूले में, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस इनकर्ड बाय द जॉब, एंड दैट विल बी द पर्टिकुलर ओवरहेड कॉस्ट एप्लीकेशन टू अ पर्टिकुलर जॉब। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि अगर एक मशीन 10 घंटे चली है और उसकी उस 10 घंटे की जो डेप्रिसिएशन है वो 1,000 रुपीज़ बनती है, उसमें से 4 घंटे वो जॉब बी के लिए चली है और 6 घंटे जॉब ए के लिए चली है, तो हम क्या करेंगे कि इस फैक्ट्री ओवरहेड का जो 600 रुपया है वो जॉब ए को साइन कर देंगे, और जो 400 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो जॉब बी को साइन कर देंगे। वेरी सिंपल, ठीक है जी। ओके जी, अपनी बात शुरू करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से, और इसमें जो फ़्लो ऑफ कॉस्ट है वो किस तरह से होता है, हम लोग डायरेक्टली इसकी एंट्रीज पास करना आज सीखते हैं। सो वी आर नाउ रेडी टू डिस्कस द फ्लो ऑफ कॉस्ट थ्रू अ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, मैं इनको डिफ़ाइन करके स्ट्रेट अवे मूव करूँगा कि हम लोग किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो रॉ मटेरियल से मुराद वो मटेरियल जो अनप्रोसेस्ड है, वो कोई लिक्विड हो सकता है, वो कोई सॉलिड मटेरियल हो सकता है, वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल
केमिकल्स हो सकते हैं जो अभी किसी भी प्रोसेस में से नहीं गुजरे, that will be called as raw material. I mean that is in the raw form and cannot be used for some purpose. ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी जो रेडी टू यूज़ है। वर्क इन प्रोसेस से मुराद ऐसे मटेरियल या ऐसे एक्सपेंसेस को कहेंगे जिनका ताल्लुक अभी नॉन कंप्लीटेड प्रोडक्ट के साथ है। जैसे कि कोई मटेरियल अभी मशीनों पे लगा हुआ है, यूजुअली वेविंग मशीनों में, वेविंग के काम में आपने देखा होगा कि कोन्स चढ़ी होती हैं मशीन के ऊपर और अभी वो उनका कपड़ा कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। और इस दौरान जो लेबर कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ गई है, अगेन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट। अच्छा, फिनिश गुड से मुराद प्रोडक्ट की कंप्लीशन, प्रोडक्ट अपनी हालत में आ चुकी है और वो काबिल इस्तेमाल है और उसे बेचा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से मुराद वो सारी की सारी कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको प्रोडक्ट बनाने पर बेयर करनी पड़ी है। वो एक महीना हो सकता है, वो एक क्वार्टर हो सकता है, जिसकी भी अकॉर्डिंगली कंपनी अपनी कॉस्टिंग करती है। तो अगर एक महीने में आपकी लेबर इतनी आई है, आपके यूनिट्स इतने बने हैं और आपकी मटेरियल इतना यूज़ हुआ है और आपके फैक्ट्री ओवरहेड इतने आए हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहलाएगी। ठीक है। अब सपोज़ करें कि आपने 1000 यूनिट बनाया और उसके ऊपर आपकी 1,00,000 कॉस्ट आई है, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें से आपने 5000 यूनिट बेच दिए हैं, तो ये 5000 यूनिट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाएगी। ठीक है, यानी कि बाकी जो कॉस्ट है वो अभी आपके पास रिज़र्व है प्रोडक्ट की सूरत में। ठीक है जी, यहाँ से डायरेक्टली मूव करते हैं और हम देखते हैं कि हम लोग जब मटेरियल परचेज़ करते हैं और फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए इशू करते हैं तो उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। लेट्स सपोज ऑन April 1st रगर कॉरपोरेशन हैड $7,000 इन रॉ मटेरियल्स ऑन हैंड। उसके पास मटेरियल 7,000 का पहले पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी परचेज्ड ऑन अकाउंट एन एडिशनल 60,000 रॉ मटेरियल। तो एंट्री क्या पास होगी, आप लोग बखूबी जानते हैं, मटेरियल अकाउंट टू अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, इसने रॉ मटेरियल का लफ्ज़ लिखा, आप इसे मटेरियल अकाउंट भी लिख सकते हैं। सो 60,000 से रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और $60,000 से अकाउंट्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगी, ये एक एसेट है इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। ओके जी, so thus when raw materials are purchased they are initially recorded as an asset. Fine. Okay जी, then you issue direct material and indirect material. अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने किसी भी किस्म की तफरीक नहीं की। ये मटेरियल है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी आपने ये ख़रीदारी की है तो ये आपका एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब आपने इसको इशू करना है तो जैसे हम लोगों ने पीछे एक रिक्विजिशन फॉर्म देखा था जिसमें रिक्वायरमेंट लिख कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिटेल्स, तो स्टोर रूम वाले फिर उसे इशू करते हैं। अब वो बताएंगे कि कौन कौन सा मटेरियल किस किस यूनिट का कितने कितने यूनिट्स और किस किस फॉर्म के रिक्वायर्ड है। During April, $52,000 in raw materials were requisitioned from the storeroom for use in production. These raw materials included 50,000 of direct and 2,000 of indirect material. ठीक है, सो अगर आप पेपर के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो यही डिटेल आपको ऐसे गिवन होगी, लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकली पूछूं कि जनाब आप फैक्ट्री चला रहे हैं और वहाँ पे आप सुपरवाइज़र हैं, तो आप किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करेंगे, डेफिनेटली दैट विल बी बेस्ड ऑन कि वो मटेरियल नेचर क्या है, क्या वो स्पेसिफिकली हम उसे मैयर कर सकते हैं यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, अगर नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। सो जर्नल एंट्री क्या पास होगी जी, वर्क इन प्रोसेस 50,000, हेयर यू कैन सी इट, कि जो डायरेक्ट मटेरियल है जब वो कॉस्टिंग की शक्ल इख्तियार करेगा तो हम उसे जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। आप मेरी बात समझें। सो 50,000 का जो मटेरियल इशू हुआ है डायरेक्ट नेचर का, वो डेबिट हुआ वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में, और जो 2000 का मटेरियल इशू हुआ है लेकिन वो अपनी नेचर में इनडायरेक्ट मटेरियल है,
हम डेबिट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट को 2000 के साथ। और ज़ाहिर बात है हमारा दूसरी जानिब एसेट अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम 52,000 इन टोटल इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ तक मैंने आपको अभी 2 एंट्री सिखाई हैं। आपने मटेरियल ख़रीदा है, मटेरियल अकाउंट डेबिट, और अगर कैश पे ख़रीदा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर ऑन अकाउंट ख़रीदा तो अकाउंट्स पेएबल आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बारी आ गई इशुएंस की। तो जो डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है उसके लिए हम लोग जो लेजर यूज़ करेंगे वो वर्क इन प्रोसेस होगी, उसको हम नाम देंगे वर्क इन प्रोसेस का। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए लेजर इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग नाम देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। क्लियर है ये बात? बहरहाल इसके लिए जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो रेफरेंस में लिख देते हैं कि ये 2000 जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है बेसिकली। ठीक है। सो यहाँ तक आपने ये दोनों एंट्री सीख ली हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रीवियस एंट्रीज, यहाँ पर ये कुछ और डिटेल भी मेंशन कर रहा है। द मटेरियल चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस रिप्रेजेंट डायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे हम लोगों ने पहले बताया, फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। सो दीज कॉस्ट आर आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द अप्रोप्रिएट जॉब कॉस्ट शीट। वो जो हम लोगों ने पीछे अभी देखी है जॉब कॉस्ट शीट, जिसमें हम जो डायरेक्ट मटेरियल जिस जॉब के लिए इशू होगा उसमें भी रिकॉर्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल इसमें से $28,000 का जो मटेरियल डायरेक्ट इशू है वो जॉब ए के लिए है, तो लिहाजा उसकी जॉब ए की जो कॉस्ट शीट है उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो $22,000 का मटेरियल इशू हुआ है वो जॉब बी के लिए हुआ है, सो लिहाजा जॉब बी की कॉस्ट शीट में उसको रिपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, जो कि 2000 का है। इन एंट्री टू रिप्रेजेंट्स इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे हम लोगों ने अभी देखा। ऑब्जर्विंग दैट द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट इज सेपरेट फ्रॉम द वर्क इन प्रोसेस, द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट इज टू एक्यूमुलेट ऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एज दे आर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सो यहाँ तक हमारा भी मकसद ये है कि हम लोग इन तमाम ओवरहेड एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट कर लें, रिकॉर्ड करते जाएँ, एक लेजर में लिखते जाएँ, और जब एक सर्टेन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा या जो भी हमारी यूनिट बेस हम लोगों ने डिफ़ाइन की है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इसको सर्टेन जॉब्स को एलोकेट कर देंगे। So here we need to point out one additional thing. Notice from the exhibit that the job cost sheet for job A contains a beginning balance of $30,000. ये जो पीछे जॉब इसने जॉब कॉस्ट शीट दी हुई है, लेट मी शो इट फॉर यू। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक वो 3-4 पेजेस पीछे है। फ़िलहाल मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। We stated earlier that this balance represents the cost of work done during the March and that was being carried forward to April. देखिए sometime ऐसा भी होता है कि आप आज 30 सपोज़ करें 31 मार्च है और आप मशीनें क्लोज़ करके जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है आपने नेक्स्ट मंथ में आके वेरी नेक्स्ट डे जो कि आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है आपने उसमें काम शुरू कर देना है। तो इस सूरत में हम लोग जो प्रीवियस बैलेंसेस होते हैं उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये बड़ी सादी सी बात है और ये पॉसिबल है, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड का नाम देते हैं। ओके जी, द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कंटेन्स द सेम $30,000 बैलेंस। दस द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट समराइजेज ऑल ऑफ द कॉस्ट अपीयरिंग ऑन द जॉब कॉस्ट शीट ऑफ दोज जॉब्स दैट आर इन प्रोसेस। तो वो जो पहले से उनको एलोकेशन हो चुकी हुई है, जब वो वर्क इन प्रोसेस से कंप्लीट होकर फिनिश गुड की सूरत इख्तियार कर जाएंगे तो हम वो जनरल एंट्री फॉरवर्ड कर देंगे। उसको कैसे देखेंगे वो भी आप नेक्स्ट पेजेस पर आएगी, बट हेयर ज़रा देखिएगा कि लेबर कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इन अप्रैल द एम्प्लॉइज टाइम टिकट्स इंक्लूड $60,000 रिकॉर्डेड फॉर डायरेक्ट लेबर एंड $15,000 फॉर इनडायरेक्ट लेबर। अकॉर्डिंग टू द लेबर टाइमिंग देखा गया कि $60,000 जो बने हैं वो डायरेक्ट लेबर के बने हैं और 15,000 जो हैं वो इनडायरेक्ट लेबर के बने हैं। सो हमें पता है कि हमने जो डायरेक्ट लेबर है उसको वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करना है, सेम लेजर जिसमें डायरेक्ट मटेरियल चार्ज किया है, तो डेबिट कर देंगे $60,000 को वर्क इन प्रोसेस में और $15,000 को डेबिट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, एज इट इज़ अ ओवरहेड कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर इज़ अ ओवरहेड कॉस्ट। और दूसरी जानिब हम लोग सैलरीज एंड वेजेस पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे $75,000 के साथ।
और जो ही हम लोग इन $75,000 को पे कर देंगे तो हम सैलरीज एंड वेजेस पेएबल अकाउंट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन लेटर स्टेज के ऊपर जब हम इसको पे कर देंगे. फाइन. So only the direct labor cost of 60,000 is added to the work in process. During April, 40,000 direct labor cost was charged to job A and the remaining 20,000 was charged to B. Again, this is recorded in the documents. तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 को जॉब कॉस्ट जो जॉब ए कॉस्टिंग शीट है उसमें लिख देंगे, और ये जो 20,000 है, अगेन ये आपको क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन होंगी. तो ये जो डिवीजन निकाली हुई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक बेस मेजर करेंगे कि यार जितने घंटे एम्प्लॉयज़ ने जिस एक एक्टिविटी पे काम किया है उसके कॉस्ट उसी जॉब का हिस्सा होगी. सो यहाँ पर आपके सामने एग्जिबिट 3.6 है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल में पहले से 7,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था, 60,000 की परचेजेस की, 52,000 का टोटल मटेरियल एलोकेट हुआ, और ये जो एलोकेशन हुई है ये मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म के तहत हुई है, और मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म के तहत जो डायरेक्ट मटेरियल 22,000 का था वो जॉब बी को साइन हो गया, और डायरेक्ट मटेरियल 28,000 का जो है जॉब ए को साइन हो गया. जॉब ए के ऊपर चूँकि पिछले महीने भी काम हो रहा था और उसका रिमेनिंग जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 30,000 था, that becomes the opening balance in the next month. So work in process में ये total cost shift हो गई, that is 30,000 ये opening balance और 50,000 ये वाला 28 plus 22. अब इसमें से जो remaining 2,000 है that went to the manufacturing overhead account. So here is raw material ledger, here is work in process ledger, and here is the manufacturing overhead ledger. I hope you people get the idea so far. So इसी तरह अगर हम लोग जो हमने अभी लेबर कॉस्ट चार्ज की है अकॉर्डिंग टू द वेरियस टाइम टिकट, $75,000 की वेजेस बने, जिसमें से जिनको क्रेडिट कर दिया गया वो इस वजह से कि अभी ये इनकी सैलरी स्लिप्स बनेंगी और फिर इनको रेलेवेंट डे में सैलरीज ट्रांसफ़र हो जाएंगी और कैश रिड्यूस हो जाएगा. बट इसमें 75,000 में से 40,000 डायरेक्ट लेबर के वेजेस थे और डायरेक्ट लेबर 20,000 के जो जॉब बी को साइन हुए और 40,000 जॉब ए को साइन हुए. सो ये दोनों एंट्रीज मूव किस में कर गई, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में, और जो रिमेनिंग 75,000 में से 15,000 था इट वाज द मॉनिटरिंग कॉस्ट, इट मे बी सुपरवाइजरी सैलरीज, इट मे बी अदर हेल्पिंग पीपल जिनको सैलरी दी गई है और वो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पिंग करेक्टर रखते हैं. सो अगेन दैट कॉस्ट विल बी चार्ज टू द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फाइन. सो नेक्स्ट देखते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट की हैंडलिंग कैसे है. रिकॉल दैट द ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. हम ये पहले से जानते हैं. सो दीज कॉस्ट आर एंटर डायरेक्टली इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट, जो जैसे कि हम लोग अभी देखते आए हैं. तो यूटिलिटीज़ 21,000 की आई, रेंट ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट आया, इसी तरह मिसक्लेनियस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आया. तो ये टोटल 40,000 भी आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चार्ज किया और नीचे आपने अकाउंट्स पेएबल कर दिए. और डेफिनेटली इन अकाउंट्स पेएबल में ये तमाम के तमाम सेपरेट अकाउंट्स हैं. ठीक है. और अगर आपने ये ऑन अकाउंट नहीं किए, आपने डायरेक्टली पे कर दिए, तो उसकी जगह कैश भी आ सकता है. अगेन जो भी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, सॉरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा. इसी तरह सेम मंथ में कुछ जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं वो भी बेयर करने पड़े. तो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो भी चार्ज कर दी गई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को. सो जो मशीन की डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज कर दी गई फैक्ट्री ओवरहेड को. और चूँकि आप लोग सब जानते हैं कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं
वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ से अब जो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और क्वेश्चन बेसिकली ये अराइज होता है कि अब आप कैसे अप्लाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। ज़ाहिर बात है, अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो हमें टोटल 17,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये बेयर करना पड़ा, और उसके बाद 40,000 ये बेयर करना पड़ा, और फिर 20,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की सूरत में ये बेयर करना पड़ा, और 18,000 हमें ये बेयर करना पड़ा। सो एक्यूमुलेटेडली ये 95,000 रुपीज़ कह लें या डॉलर्स कह लें जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक सर्टेन टाइम पीरियड में बेयर करना पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी एलोकेशन कैसे होगी और किस अकाउंट में होगी, और सर्टेन जॉब को कैसे एलोकेशन होगी। So to illustrate, assume that the corporation predetermined overhead rate is 6 per machine or $6 per machine or, और assume करें कि during April 10,000 machine hours जो हैं वो वर्क हुआ है ऑन जॉब A, एंड 5,000 machine hours जो है वो वर्क हुआ है ऑन जॉब B। सो टोटल मिलाकर ये 15,000 machine hours बने, और अगर हम लोग पर और मशीन का जो रेट कैलकुलेट करें वो अगर 6 है तो टोटल जो कॉस्ट बनती है वो $90,000 की बनती है, एंड दैट विल बी अप्लाइड टू दी वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने एंट्री पास कर दी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर दिया 90,000 से, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्रेडिट कर दिया 90,000 से। सो इस एंट्री से अगर आप लोग देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट है वो निल हो गया, और वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सो फॉर $1,40,000 थे, तो यहाँ पर $90,000 मज़ीद ऐड हो गए, जो कि उस सर्टेन टाइम पीरियड की टोटल कॉस्ट हो गई। और अगर हम लोग सर्टेन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर आपने देखा है कि 10,000 मशीन आवर्स लगे हैं जॉब ए के ऊपर, और 5,000 मशीन आवर्स लगे हैं जॉब बी के ऊपर। तो जब हम लोग इसकी कॉस्टिंग एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि 10,000 को 6 से ज़रब दें तो 6,000 जो डॉलर है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चार्ज हुए जॉब ए की कॉस्ट शीट में, और 5,000 के हिसाब से $30,000 जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट चार्ज हुए जॉब बी को। अच्छा, अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन ज़हन में आएगा कि जनाब टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है वो तो $95,000 है, 90,000 तो आपने ट्रांसफ़र कर दी है उसमें वर्क इन प्रोसेस में, तो रिमेनिंग बैलेंस तो अभी यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 5,000। होल्ड फॉर अ मोमेंट, इस 5,000 को हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बट सो फॉर यहाँ तक आप लोग ये जान चुके होंगे कि किस तरह से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। ओके जी, इसके बाद सिलसिला आ जाता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। उसमें आपके सैलरी एक्सपेंसेस हैं, तो जब ये डिक्लेयर होंगे और पेएबल हो जाएंगे तो आप इनको अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं या जिनको आपने एसेट में अब लेस करना है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। मैं रिपीट कर दिया, अगर कहीं गलत कहा है तो प्लीज़ उसको दोबारा सुन लें। ठीक है, सो इसी तरह आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिंग जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, बट चूँकि ये एक्सपेंसेस हैं जब इंक्रीज़ होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है, और इनके अगेंस्ट वो लाइबिलिटीज़ जो स्टैंड कर रही हैं और पे करनी है लेटर टाइम पीरियड में इंक्रीज़ करेंगी तो हम उतनी अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे रेलेवेंट अकाउंट के लिहाज से। नाउ इट्स द टाइम कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसका खदोखाल क्या होगा। सो टोटल जो कॉस्ट थी दैट वाज $158,000 दैट, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गई फिनिश गुड पर। सपोज़ कर रहे हैं कि जो मटेरियल लगा था वो सारे का सारा फिनिश गुड की सूरत इख्तियार कर गया, तो लिहाजा हमने एंट्री क्या पास कर दी, वर्क इन प्रोसेस का टोटल बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया फिनिश गुड्स।
अब ये बेसिकली आपकी इन्वेंट्री अकाउंट है जिसमें से आप सेल करेंगे गुड्स को, और इसके साथ साथ ही आपका जो वर्क इन प्रोसेस है वो टोटल बैलेंस है, सब्जेक्टेड टू के मशीनों के ऊपर कोई मटेरियल बाकी नहीं रहा, और अगर रह गया तो ऑब्वियसली वो बैलेंस हम लोग कैरी नहीं करेंगे। ओके जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। ये जो इसने 158,000 को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र किया, इट वाज सपोज कि जॉब ए कंप्लीट हो गई है और जॉब बी अभी कंप्लीट नहीं हुई। सो जॉब बी चूँकि कंप्लीट नहीं हुई इस मंथ में, तो लिहाजा हम उसका जो बैलेंस भी है वो अभी ट्रांसफ़र फिनिश गुड्स में नहीं कर रहे। सो जॉब ए कंप्लीट हो चुकी है तो हम उसकी टोटल कॉस्ट फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये एंट्री पास की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्रीज़ किस तरह से पास होगी। लेट सपोज रॉजर कॉरपोरेशन जो है वो 750 ऑफ 1000 जो यूनिट्स हैं जॉब ए की वो शिप कर देती है कस्टमर को एट द एंड ऑफ द मंथ, और उसका टोटल रेवेन्यू आता है इनको $2,25,000। 1000 units were actually produced and total cost of the job from the job cost sheet was $158,000। तो इसको कैसे चार्ज कर रहे हैं, द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट वाज $158। तो यहाँ पर देखें कि अगर उन्होंने 750 यूनिट्स सेंड कर दी हैं तो 158 के लिहाज से इसकी हम लोग अभी कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो अगर हम लोग 750 यूनिट्स जो डिलीवर कर दिए उनकी कॉस्ट मेजर करें $158 पर यूनिट के लिहाज से, तो आप देखेंगे कि इसकी अमाउंट 1,18,500 बनती है, एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसी बैलेंस को हम लोग फिनिश गुड्स में से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये ज़ाहिर बात है जो 2,25,000 हम लोगों ने चार्ज किया है इसमें हमारा रेवेन्यू भी शामिल है, और चूँकि ये सेल है तो क्रेडिट कर देंगे, और अभी इसके बदले पैसे आने हैं तो हमारा एक अकाउंट रिसीवेबल एज एन एसेट बिल्ड हो गया। ओके, ये जितनी भी एंट्रीज़ पास की हैं इसको हम लोग एग्जिबिट 3.9 में देख सकते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 ये सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एंट्रीज़ पास हुई हैं। जस्ट टू रिकॉल फॉर यू गाइस, रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया, डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास हुई। मटेरियल इशू किया, वर्क इन प्रोसेस में चला गया। इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चला गया, और रॉ मटेरियल टोटल अमाउंट से क्रेडिट हुआ। फिर आपने सैलरीज़ वेजेस पेबल हुए तो वर्क इन प्रोसेस में चले गए, और जो इनडायरेक्ट वेजेस थे वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चले गए, और पेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे, डेबिट हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट। और इसी तरह हमने तमाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंट्रीज़ पास करते हुए जब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंप्लीट हो गए तो उनका टोटल बैलेंस नहीं बल्कि 90,000 हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी वजह ये है कि अभी हमारी जॉब भी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ऊपर नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट किए हुए थे और वो जो पर प्री डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द बेस रेट हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाली हुई थी, इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये 90,000 चार्ज कर दिया। सो सैलरी एक्सपेंसेस आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंट्री पास कर दी। जो डेप्रीसिएशन आपने चार्ज की थी क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के तहत, उसको आपने एज एन एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इस तरह मंथ एंड के ऊपर जितना मटेरियल कंप्लीट हो गया, जितने यूनिट्स बन गए, उनको आपने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिया, और आपका वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट $150,000 से रिड्यूस हो गया। सेल्स कर दी, एंट्री पास कर दी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी एंट्री पास कर दी। सो यहाँ पर याद रखें कि जब आप फिनिश गुड कंप्लीट करने के बाद जब कोई सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो आपको ये दोनों एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। ईदर इट इज़ explained in the question or it is not explained in the question.
ज़ाहिर बात है जो आपने सेल्स की हैं वो कोई कॉस्ट ही थी, ठीक है, वो कोई आपकी गुड्स थी, तो ये दोनों एंट्रीज यूजुअली पास होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ पर तमाम के तमाम वो लेजर्स हैं जो कि जर्नल एंट्रीज़ की वजह से मार्ज़ वजूद में आए और फिर अपने रेलेवेंट बैलेंसेस की वजह से कुछ अकाउंट नील हो गए और कुछ अकाउंट जो है वो रिमेनिंग बैलेंसेस के साथ आपके सामने हैं। सो ऑब्वियसली ये इनको हम लोग टी अकाउंट बोलते हैं। यू पीपल आर मच फेमिलियर विद दीज फॉर्मेट्स, तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, आप लोग इनको बनाना जानते हैं। ओके जी, यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं। सो फॉर मैं अभी सिर्फ चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके जहन नशीन हो जानी चाहिए। जब हम लोग इन तमाम चीज़ों को थ्रू प्रैक्टिस गुजरेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको साथ साथ क्लैरिटी होती चली जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है जी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। हम इसका एक बड़ा सादा सा फॉर्मेट यहाँ देखते हैं। Here you can see a certain details। आपने डायरेक्ट मटेरियल का जो हेड है वो बनाएंगे, डायरेक्ट लेबर का हेड है वो बनाएंगे, और आप अपना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हेड बनाएंगे, राइट। सो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट जब बनती है तो उसमें बेसिकली ये तीन एलिमेंट्स ही होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड एलिमेंट, ठीक है। तो इन तीनों को अगर आप जमा कर दें तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। सो वी नो दैट एज फॉर एज प्रीवियस एग्जांपल इज़ कंसर्न, रॉ मटेरियल की आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री 7000 की पड़ी हुई थी, 60,000 का आपने मज़ीद ख़रीदा, टोटल मटेरियल आपके पास 67,000 का अवेलेबल था, जिसमें से एंडिंग इन्वेंट्री 15,000 की थी, विच मीन्स कि आपने 52,000 का मटेरियल कंज्यूम कर लिया है। और उस 52,000 में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल था वो चूँकि मटेरियल सेक्शन में नहीं जाता बल्कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सेक्शन में जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे 50,000, और 60,000 डायरेक्ट लेबर ट्रांसफ़र हुआ, और ये वो 90,000 है जिसमें ऑलरेडी ये फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है। सो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड आपको बेयर करनी पड़ी, दैट वाज $200,000। और अगर हम लोग बिगिनिंग जो वर्क इन प्रोसेस था जो उस मंथ में हमारे मशीनों पे लगा हुआ था, दैट वाज 30,000, ठीक है जी, जस्ट अ मोमेंट, दैट वाज 30,000। तो टोटल जो कॉस्ट बनती है वो 2,30,000 है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री का मशीनों पर रह गया, दैट वाज 72,000। सो इसका मतलब हुआ है कि फॉर दैट मंथ जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, दैट इज़ $158,000। अब अगर हम लोग मूव करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ, तो फिनिश गुड्स जो पहले से बनी पड़ी थी उनकी जो, दिस इज़ अगेन एन अजम्पशन, ठीक है, वो 10,000 की थी, 1,58,000 की आपने मज़ीद कंप्लीट कर ली, तो जो टोटल फिनिश गुड्स आपके पास पड़ी थी वो 1,68,000 की थी, जिसमें से आपने आपका जो एंडिंग बैलेंस बचा वो 49,500 का था, मतलब आपने 1,18,500 सेल आउट कर दिया था। हाँ, इसको हम लोग रिवर्स कैलकुलेट भी करते होते हैं यूजुअली। क्वेश्चन में होता यूँ है कि आपको फिनिश गुड बैलेंस बिगिनिंग बैलेंस दिया होता है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड दी होती है, या यूँ कह लें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दी होती है, तो आप रिवर्स कैलकुलेट करके ये बैलेंस मालूम कर लेते हैं, और साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ गुड अनएडजस्टेड दी होती है, आप रिवर्स कैलकुलेट करते हुए ये फिनिश गुड्स का एंडिंग बैलेंस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सो अंडर अप्लाइड ओवरहेड जो है, जो हम लोगों ने अभी चार्ज नहीं किया था, दैट वाज $5,000, तो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये 1,23,500। सो ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन गई। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मेट नज़र आ गया। अब जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे
तो रेवेन्यू आपका था $2,25,000, आपने उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो एडजस्टेड है, नॉन एडजस्टेड आप नहीं लेंगे, सो लिहाजा आपकी जो ग्रॉस मार्जिन है वो ये बना। आपने तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं है उनको 1 बाय 1 माइनस किया, तो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो आपके सामने 14,500 रिपोर्ट होगी। सो ये है मेरे भाई कॉस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से आपकी जर्नल एंट्रीज़, फिर आपके लेजर की एंट्रीज़, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, और एंड होता है जी आपका इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। सो आई होप ये एक सर्टेन सीक्वेंस, एक प्रोसीजर आपको समझ आ गया है। यहाँ पर ये सिर्फ एक फार्मूला देख लें, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, बिगिनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री है प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है माइनस एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री है, तो इसको हम लोग अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। सो ये जो अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड है, जो हम जैसा कि हमारे केस में 5,000 है, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगेन इन डिटेल्स में मैं नेक्स्ट लेक्चर में चलूँगा। तो यहाँ तक अगर आपके कोई सर्टेन क्वेश्चंस हैं तो आप ड्यूरिंग लेक्चर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।